मेरा नाम बिहारी सिंह है। जो करो सो कहो, जो कहो सो करो, ये मेरा सिद्धांत है। और यदि कोई कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, खराब कर रहा तो उसको अपोज करना चाहिए। पहले कोई नहीं पूछता था कि साध्वी कोई है। सुनो, मैं 10-15 लोगों को लेके हमने आंदोलन किया। लड़ते लड़ते ऐसी स्थिति बन गई कि पूरा स्टेडियम एक दिन भर दिया हम लोगों ने किसानों से। दिल्ली में प्रदर्शन कराए, किसानों के मुद्दे उठाए, अधिकारियों को लगा कि ये लोग कुछ कर सकते हैं। आज वहाँ किसानों की हर बात मानी जा रही है। हम लोग किसान की बात करते थे, किसान हैं, किसान थे और अभी भी किसान की बात को उठाने के लिए तैयार हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इस पर डिपेंड करता है भाई आदमी की थिंकिंग क्या है। और अपने को श्रेष्ठ समझना चाहिए कि हम बेटर देन दिस, और लोगों से हम अच्छे हैं। मैं नोएडा के ये गांव में पैदा हुआ और गांव में से स्कूल जाते थे। यानी पहली क्लास में दूसरी क्लास के लिए भी कोई कन्वेंस नहीं था, गांव से जाते थे पैदल। एक हमारे गांव का और सीनियर आदमी था जो हमको पकड़ के ले जाता था स्कूल। 2 किलोमीटर हमको पैदल जाना पड़ता। प्राइमरी में दादरी में पढ़े, 8वीं क्लास से अग्रसेन स्कूल में चले गए सिकंदराबाद, वहाँ से इंटर किया। फिर बीए में हम गाजियाबाद चले गए मेमेच में। पढ़ने लिखने में मेहनत तो करते थे, शरारत भी करते थे। तो हमने एक आम के पेड़ के नीचे चारपाई डाल ली कि भाई यहाँ कमरे तो मिल नहीं रहे। 2 लड़कों को कहा भाई यहाँ पेड़ के नीचे ही रहिए। तो वो 2-3 रोज के बाद वो भी भाग गए। अब हम अकेले रह गए। फिर हम धनकौर स्टेशन पर रहने लगे। तो रेहड़े का साइकिल और जो रेहड़े के पीछे घोड़ा टांगा होता था, उसको पकड़ के सिकंदराबाद 4 किलोमीटर चले जाते। 4 किलोमीटर लोग खुद हटाते हुए भाई ये कॉलेज के लड़के आ जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल का बेटा हमारे साथ पढ़ता था, रवि माथुर, यहाँ भी चेयरमैन रहा। अब उसको तंग करते थे जान के, और ये दुखी हो गया था, पर वो कभी कुछ कहते नहीं थे। जो हमारा MMH कॉलेज था, उसके मालिक जो थी मैडम, वो कभी हमें बुला कहते थे तुम बहुत तंग कर रहे हो रवि को। मैंने कहा रवि हमको तंग करता है, प्रिंसिपल का बेटा है, हम तंग करते हैं, तो भागो चलो। तो एक अपनापन होता था टीचर्स में उस ज़माने में। अब कुछ नहीं है, अब सब मॉडर्न है। और वो उसमें तो आर्डर इज आर्डर जो हो गया, वो भगवान का वचन। हमारे पास तो साइकिल होती थी, साइकिल से कोई ज़्यादा साधन नहीं था बढ़िया। हमारे साइकिल वाले भी लोग बड़े आदमी समझे जाते थे। और 40 साल पहले से यहाँ एक्टिव हुए हम, गांव वालों की बात करना शुरू कर दिया। तब ये शहर नहीं बना था। केवल पहले दिन 3 आदमी, एक संजय गांधी, नारायण दत्त तिवारी और एक सज्जन और थे, मैं नहीं जानता उनको, तीनों ने यहाँ बैठ कर के पत्थर लगाया और आज ये शहर इतना बड़ा बन गया। कभी सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा शहर यहाँ बसेगा। सुनो, मैं 10-15 लोगों को लेके हमने आंदोलन किया, मगर यहाँ जो स्ट्रगल किया, दिल्ली में नज़दीक होने के दिल्ली में प्रदर्शन कराए, किसानों के मुद्दे उठाए, तो उससे लोग डरे। अधिकारियों को लगा कि ये लोग कुछ कर सकते हैं। यहाँ के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। कौड़ियों में 10 गुने ज़्यादा दामों में अथॉरिटी ने बेचा ज़मीन को। किसान को 1 रुपया दिया तो 10 अथॉरिटी ने लिया। तो उस स्थिति में हम गाँव वालों की बात करते रहे पिछले 20 साल।
अब जा कर के उनको कुछ मिलना शुरू हुआ है अथॉरिटी का। अभी एक एयरपोर्ट बन रहा है तो एयरपोर्ट पर अब उनको काफ़ी सहूलत मिल रही है उन गांव वालों को जो एयरपोर्ट के नज़दीक आ रहे हैं। और एक पंचायत सेक्रेटरी को हमने, पंचायत को जो काम करते हैं यूपी भर में 9,000 लोगों को सरकारी कर्मचारी कराया। ये जो हमारी प्रोग्रेस है ज़िंदगी में, जो पॉलिटिकल कह सकते हैं। चुनाव हम 2 लड़े हैं विधानसभा के यहाँ, और व्यक्तिगत तरीके से हम देसी आदमी हैं, किसान आदमी हैं, गांव के आदमी हैं और गांव की बात करते हैं। 5 बहन थी और 3 भाई थे। उस ज़माने में ये सब तो पाबंदी तो थे नहीं कि बच्चे कम हों, ज़्यादा हों, ये हो। जो हमारी बेटी वो सब बढ़िया बढ़िया जगह नवार टाइम्स में है। 1962 में मेरी शादी हुई। मेरी पत्नी का नाम रजनी है और ये समाधि परिवार में मेरी शादी हुई। झूठ बोल रहा था, वो मंत्र उसको याद नहीं थे जो पंडित शादी करा रहा था। तो हमने कहा, गांव के सब मौजूद लोग थे, हमारे ससुर जेलदार थे, उनका एक भाई ब्रिगेडियर था, और वहाँ हमने उनको कहा कि ये तो गलत मंत्र पढ़ रहा है। वो आर्य समाज का बड़े भारी विद्वान थे, किताबें लिखते थे। उनको हमने कहा भगाओ उसको, झूठ बोल रहा है। तो लोगों ने कहा ये कैसा शादी है, ये लड़का तो अजीब है। हवन हम रोज करते थे, आर्य समाज से हम बिलोंग करते हैं, तो हम लोग काफ़ी, हमको परेशानी नहीं थी। सारे मंत्र याद थे पूरे जो हवन के होते हैं जितने। उनको जब बड़ी एजुकेशन नहीं मिली, मगर इतनी काबिलियत उनकी जरूर रही कि जब हम राजीव गांधी को मिलने गए तो साथ गए 50 औरतों को लेके। और जब हम कभी यहाँ कोई बड़ा काम किया तो उन्होंने हमेशा हमें कोऑर्डिनेट किया, मदद की। पहली महिला थी वो यूपी में कि जो बिना किसी झंझट के चुनाव लड़ी पर प्रधान बनी। तो वो राजीव गांधी ने अपनी कमेटी में रखा उनको कि भाई महिला प्रधान को लाइए। तो उन्होंने रखा। 2 बेटे 2 बेटी। बड़े बेटे जितेंद्र और छोटा बेटा यतेंद्र, बड़ी बेटी रीता और छोटी प्रियंका भाई की बेटियां है, जिसको हमने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया। वो बाहर हॉस्टल में रह के पढ़ी पिलानी में। क्रिटिकल लाइफ रही हमारी, बहुत सीधी बात तो ये है। नेताओं से लड़ते रहे, किसी ने हमको सपोर्ट ही नहीं किया। कहते अरे वो तो लड़ाकू आदमी है। राजनीति में कभी पैसे कमाने की नहीं सोची, काम करते थे लोगों का। वो जैसे पार्ट ऑफ द लाइफ, एक तरह से जिंदगी का हिस्सा था एक। अब तो सब नेता हैं, पैसा का चक्कर है ज़्यादा, और अक्सर लोगों को जनहित से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पिताजी का नाम चौधरी रिछपाल सिंह था। उनसे हमको ये प्रेरणा मिली कि सच बोलो, झूठ में न बोलो और किसी को धोखा मत दो। तो ये हमने गांठ बांध ली जिंदगी में, ये काम नहीं करेंगे जो हमारे पिताजी के जो कष्ट हो। आज उन्हें 40 साल एक्सपायर हुए हो गए, मगर हमको ऐसे लगता है जैसे आज भी हैं। और वो हमसे कह रहे हैं कि झूठ मत बोलना। माँ का नाम था गोढ़ा, जो शॉर्ट फॉर्म में उनके माँ बाप ने रखा होगा कभी, वही चल गया। देखिए, एक तो वो बहुत मेहनती थी, खेती के कामों में हमारे पिताजी का हाथ बटाती थी, सहयोग करती थी उनको। जब खेती के अलावा कोई काम तो लोगों के पास था नहीं, तो उसमें एक उनका बहुत बड़ा योगदान होता था हमारे पिताजी को सपोर्ट करने में। राजनीति में कोई चंदा नहीं, कोई ये नहीं। उस जमाने में रोटी मिल गई तो खा लिए, नहीं तो भूखे सो गए। ये नेताओं की खूबी होती थी। और अब आज के जैसे नेता नहीं थे मॉडर्न, कि जो गाड़ी और घोड़ा और ये और वो सब चीज़ उस जमाने में नहीं था। आजकल नेताओं में, उस नेता में परिवर्तन है बड़ा भारी, क्योंकि हम लोग उस कल्चर के पढ़े लिखे लोग हैं। हम उस सोच के कि भाई जो उस जमाने में नेता को कोई अहमियत ज़्यादा नहीं होती थी, वो
अहमियत काम करने वाले आदमी को होती थी। जब आए पॉलिटिक्स में तो हम एट द टॉप लाल बहादुर शास्त्री के घर से शुरू हुए, जो संभव नहीं होता है। 1.5 साल के करीब लाल बहादुर शास्त्री बिना विभाग के मंत्री रहे और हम लोग उस वक़्त आना जाना घर में था तो कोई पाबंदी नहीं थी। जब वो प्रधानमंत्री बने तो हमारा वो कंटिन्यूटी रही। तो वो जो आपने कभी पढ़ा होगा या सुना होगा अखबार में कि शास्त्री जी को जहर दिया गया, तो उनकी डेड बॉडी हमारा हरे कृष्ण भाई, उनका बड़ा बेटा, एयरपोर्ट पर लेने गए तो उनके चेहरे पर वो लगे हुए थे निशान एक तरह के। अब हम कोई मास्को में थे नहीं, पर हमने कहा एयरपोर्ट का ये स्थिति थी। वो सब मौका मिलता रहा, मगर उस तरह की राजनीति हमने कभी नहीं की जो आज कर रहे हैं लोग। चौधरी चरण सिंह को लोगों ने मिलाया हमसे, और सही विकल्प को अपोज कर सकते हैं। फिर हमने चौधरी चरण सिंह की वहाँ 1 लाख आदमी की सभा की। तो जब भी हम कभी लखनऊ जाते थे तो चौधरी चरण सिंह मथुरा तक हमको साथ ले जाते थे कि ये बिहारी सिंह है। अब हम लड़के तो थे, तो ये स्थिति उस ज़माने में हमारी थी। मार्ट में हमने उनके चौधरी चरण सिंह के एरिया में जहाँ गढ़ था उनका जाटों का, वो सभा नहीं हो पा रही थी। हमने कहा चौधरी साहब को हम कराएंगे। अब हमने 10-15 लड़के जाटों के बैठाए 2 गाड़ियों में और वहाँ घूमना शुरू कर दिया अपने एरिया में। यानी वहाँ 1 लाख आदमी इकट्ठा हुआ है चौधरी चरण सिंह के। तो वहाँ हम लोगों ने 3-4 लड़के जाटों के पकड़े और एक टेम्पू लिया और गांव में घूमना शुरू कर दिया। तो लोगों ने पैसा दे शुरू किया। हम 1,05,000 रुपया उस ज़माने में जाटों ने हमको दे दिया और हमने वो चौधरी चरण सिंह को दे दिया। तो हम चरण सिंह के सबसे नज़दीकी आदमियों में माने जाते थे। मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, मुझे टिकट नहीं दिया किसी दल में। मुझे शेर का निशान मिला। A.K. दास कलेक्टर थे, T.N. मिश्रा साहब SSP थे बुलंदशहर में। उन्होंने कहा भाई शेर का निशान दे दें, मगर दे दो साहब। उन्होंने हमको शेर का निशान दे दिया। अब जब इंदिरा गांधी वहाँ आई दादरी में, तो हमने ये प्रचार कर दिया हम शेर छोड़ेंगे मीटिंग में। असल में हम शेर ले भी आए थे किराए पे नुमाइश से। शेर जो है 2 शेर थे हमारे पास। तो उन दोनों को हमने बैल ठेला पे रख के और इंदिरा गांधी की मीटिंग में ले आए। तो इंदिरा गांधी ने जब आई वहाँ तो कोई नहीं गया। तो हम गए, हमने मैडम को नमस्ते किया और कह लगे मेरी सभा नहीं होने दी। मगर हाँ जी, अब पार्टी में नहीं रहोगे? मगर बिल्कुल नहीं रहूँगा, मगर रामचंद्र बिकल को जितवाइए। मैंने कहा रामचंद्र बिकल को हरवाऊँगा। अब ये कौन टिकट दे? देश के प्रधानमंत्री से हम बहस कर रहे हैं। मैंने गुलमोहर पार्क में एक दूध का डिपो खोल के 400 अखबार वालों को दूध पिलाया। दूध नहीं मिलता था उनको। तो हमारे पास एक दिन अक्षय कुमार जैन, नवभारत टाइम्स के एडिटर, मेरे पास आए। बोले यार बिहारी सिंह, हम तुम्हारा इतना छापते हैं और तुम हमारा दूध की व्यवस्था नहीं कर सकते? हमारे 3 दिन में हो जाएगी, 3 दिन में हो जाएगी। तो हमने व्यवस्था की उनके लिए और उनको दूध मिलने लगा। और उसका बेनिफिट ये हुआ कि जब अखबार वाले वहाँ गए मिलने लोगों को, तो उनको एक पंजाब नेशनल बैंक ने सबसे पहले डेयरी पे फाइनेंस किया। उसका बेनिफिट ये मिला कि उन्होंने अप्रोच किया अखबारों को और अखबारों ने सपोर्ट किया कि भाई कैसे अखबार वालों को दूध मिला और हमको सपोर्ट मिली। और वो बिजनेस इतना बढ़ा कि कम से कम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों में कम से कम भैंस और गाय के लिए लोन मिलने लगा, जो पहले नहीं मिलता था। परेशानियाँ मेरे समय जो आई वो बड़ी भयंकर थी। जिंदगी मौत का भी सवाल था। हम पॉलिटिकल थे, पॉलिटिकल बात करते थे लोगों। यदि आपके पास विल पावर है तो आप लड़ाई हार नहीं सकते। यदि आप में विल पावर नहीं है तो आप जीत नहीं सकते।
बहुत घूमा हूँ, सबसे बड़े रशिया में घूमा हूँ। वहाँ ना अंग्रेजी जानते न हिंदी जानते लोग, बाकी 7-8 कंट्री में गया हूँ। अब जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है। अब सोच रहा हूँ कि अब एक महीने पूरे हिंदुस्तान से बाहर रहा जाए और देखें, कुछ उसकी स्टडी करें, भाई क्या हो सकता है। कोई कुछ जरूरत नहीं है। मैं तो पूजा में विश्वास नहीं करता, मेरा व्यक्तिगत यदि आप पूछ रहे। ना मैं मंदिर जाता हूँ, मेरी पत्नी ने कहा मंदिर बनाना चाहिए, बना दिया हमने, मगर मैं पूजा करने नहीं जाता। पूजा किस बात की है? भगवान खाली बैठा हमारे लिए। हमसे बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे जो ज़्यादा लंबे टाइम पूजा कर सकते होंगे, दान कर सकते हैं। तो ये पूजा वूजा मेरे कोई विश्वास नहीं है, ना मैं कभी करता। वो काम कर रहा अपना, हमें अपना करना चाहिए, बस दैट्स ऑल राइट। आदमी को देशभक्त होना चाहिए। वो मैं भी कहूँगा कि देश के लिए यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको सहयोग करना चाहिए, हम लोगों का आपको मदद करना चाहिए, ये मेरा कहना है। मेरे पिताजी पर राजनीतिक विरोध के कारण कई बार जानलेवा हमले हुए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो इनके ऊपर एक बड़ा मेजर हमला हुआ जिसमें इनको लगभग 8 गोलियाँ लगीं और इनके ड्राइवर को भी 8-7 गोलियाँ लगीं और ये लोग बुरी तरह जख्मी हुए। और मैं घर पर था जहाँ सबसे पहले सूचना आई कि आपके पिताजी पर इस तरह से हमला हो गया। तो पुलिस की गाड़ी आई और मैं उसमें बैठ कर चला गया उनके साथ। और हम जब पहुँचे तो मोहन मेकिन्स हॉस्पिटल मोहन नगर में था, वो इस इलाके में तब सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, ये 1992 की बात है। तो वहाँ पहुँचे तो देखा कि पिताजी स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे और उनका पूरा शरीर जो सफ़ेद कुर्ता पहनते हैं उसमें कहीं एक रत्ती भर भी ऐसी जगह नहीं थी जो सफ़ेद बची हो, पूरा कुर्ता लाल था खून से, चेहरा सूज चुका था, चेहरे पे गोलियां लगी थी और ये बोल नहीं पा रहे थे। तो मैं देखा, छोटा बच्चा था, मैं रोने लगा, इन्हें देख के आंखों में आंसू आ गए। तो इन्होंने मुझसे कहा कि इशारा किया कि नहीं, और ऐसे कहा कि पेन दो मुझे। तो इन्होंने पेन लिया और इन्हीं के पॉकेट डायरी जो जेब में रखते थे मैंने निकाल के इनको दी। इन्होंने उसमें पहला शब्द लिखा मरूंगा नहीं। मतलब 8 गोलियाँ खाने के बाद, लगी शरीर में धंसी होने के बाद, इन्होंने मुझे लिख के दिया मरूंगा नहीं। और दूसरा शब्द था कि फलां हॉस्पिटल ले चलो। बत्रा हॉस्पिटल उस ज़माने में बड़ा हॉस्पिटल था, तो इन्होंने कहा कि वहाँ ले चलो। ये 2 चीज़। तब तक बहुत सारे लोग जो हमारे परिवार के शुभचिंतक थे, रिश्तेदार थे, वो सब पहुँच चुके थे। तो मैं एम्बुलेंस में इनके साथ वहाँ पहुँचा और इनको बत्रा हॉस्पिटल हम लोग लेके गए। तो बत्रा में हमारी खुशकिस्मती थी कि उस समय एक बड़े अच्छे डॉक्टर सर्जन थे, वो निकल रहे थे, तो हम तभी इनका केस वहाँ पहुँचा। तो शाम इनको दिन में 1 बजे गोली लगी और इस सब प्रोसेस में होते होते शाम के 6 बज गए। 6 बजे जब इनका ऑपरेशन बत्रा हॉस्पिटल में शुरू हुआ तो डॉक्टर ने मुझको बुलाया। मेरे बड़े भैया उस समय कॉलेज में पढ़ते थे, वो तब तक मोबाइल तो होता नहीं था, तो उनको खबर की गई। तब तक वो पहुंचते उससे पहले मुझे डॉक्टर ने कहा कि परिवार में कौन है, तो मैंने कहा मैं हूँ। अब मेरी उम्र 15 साल उस समय रही होगी। तो मैंने, डॉक्टर ने पूछा आपके पिता हैं? मैंने कहा जी। क्या करते हैं ये? मैंने कहा ये राजनीति में हैं। तो बोले नशा करते हैं कोई? मैंने कहा नहीं। बोले कोई ब्लड प्रेशर, शुगर? मैंने कहा कुछ नहीं। कहते बड़ी कमाल है, ये आदमी बेहोश ही नहीं हो रहा, हम लोग इनको एनेस्थीसिया दिए जा रहे हैं और ये आदमी बेहोश नहीं हो रहा है। तो मतलब पिताजी का जो जीवट है, जो ज़िंदगी को जीने का इनका मादा है, जो इनके अंदर हिम्मत थी, उससे हम लोगों को बड़ी प्रेरणा मिली। राजनीति में सफलता असफलता यदि कोई ये नापे कि आप MLA बनते हैं, MP बनते हैं तभी आप राजनीति में सफल हैं, तो मैं नहीं मानता। राजनीति सफलता इस पर डिपेंड करती है कि जब आप वहाँ पर मौजूद ना हो और पीछे से लोग ये कहें कि आपके बारे में वो क्या राय लोग रखते हैं, ये बताता है कि आपने जीवन में क्या कमाया। उनकी जो पर्सनालिटी है, उनके बारे में जो भी कुछ मैंने सुना है, उनसे जो मैंने सुना है या अपने परिवार के लोगों से मैंने जो सुना है, वो कम है। क्योंकि जब आप उनसे मिलते हो, उनके अंदर एक चार्म है। जब वो किसी से बात करते हैं तो कुछ लोगों में होता है ना कि यू हैव टू लिसन टू देम, और उनके अंदर वो बात है। और हम लोगों की बड़ी कोशिश होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत इंस्पायर्ड रहते हैं अपने फादर से, और हमारी बड़ी कोशिश है कि हम अगर बच्चों में वो चीज़ दे पाएँ जो उन्होंने अपने चारों बच्चों में दी है, टू गो आउट एंड हेल्प पीपल। जो भी अतनाज हैं, मुझे पता है कि वो पापा का बहुत पूरा इन्फ्लुएंस है। हम लोग जो भी करते हैं
वो हमारी ज़िंदगी का मापदंड है। पापा को क्या लगेगा, क्या हम उनके नाम पे जो भी हमारा कंडक्ट है, जिस भी तरीके से हम रह रहे हैं, जिस भी तरीके से हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एवरी लिटिल थिंग इज़ इंस्पायर्ड बाय द फैक्ट कि पापा ने जो कमाया है हम उसे आगे लेके जाएं।